कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडीओ का पेपर जो 14 अप्रैल को हुआ था, जनरल स्टडीज़ का, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो उसमें बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बीपीएससी चूंकि अपना पैटर्न बदल चुका है, तो ठीक इसी प्रकार का सवाल आने की उम्मीद है जब अगला पेपर होगा एडीओ का। साथ ही 72nd बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसमें भी इस तरीके का सवाल देखा जा सकता है। ठीक है, इवन बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें भी इस तरीके का सवाल देखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सवाल को एनालाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इरिथ्रोमाइसिन। अब बताइए, इरिथ्रोमाइसिन पर इन्होंने एक सवाल पूछ लिया। ठीक है, आइए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करने से पहले इरिथ्रोमाइसिन के बारे में जान लीजिए। इरिथ्रोमाइसिन क्या है? यह एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। ये नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये कुछ खास ही बीमारी पर ये काम करता है। ठीक है, उसके अलावा ये मैक्रोसाइक्लिक होता है, मतलब इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस इन सभी पॉइंट को देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ऑप्शन ए कहता है इट कैन बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक। ये ऑप्शन 100% सही है। ऑप्शन बी को बाद में एक्सप्लोर करते हैं, पहले ऑप्शन सी पर आइए। कहता है इट इज़ अ मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी की बात करते हैं। एक बीमारी है लेजियोनेलोसिस, उस बीमारी में भी एक काम करता है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे तो कहता क्या है कि एक माइक्रोब्स है सैकेरोपोलिएस्पोरा एरिथ्रिया। यही माइक्रोब, ये जो माइक्रोब है, यही माइक्रोब इरिथ्रोमाइसिन को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कहता है कि इट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड, गलत है। सैकरोमाइसिस पोलियोस्पोरा एरिथ्रिया के थ्रू ही फर्मेंटेशन करके इस एंटीबायोटिक को बनाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा, जो गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब बताइए इरिथ्रोमाइसिन पर जाकर के इन्होंने सवाल पूछ दिया। ये सवाल साइंस के बच्चा ही परेशान हो गया होगा, और जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, उनको तो ये सवाल पल्ला ही नहीं पड़ा होगा। लेकिन फिर भी इतने अंदर घुस के सवाल उन्हें पूछ रहा है, तो इस सवाल को छोड़ देने में ही बहादुरी था। ऐसे इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप सभी लोग मेंडल का लॉ पढ़े होंगे। मेंडल लॉ सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। मेंडल का लॉ पढ़ाया जाता है, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कॉपी में लिख लीजिए, एक रिवीजन भी हो गया आप लोगों का। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ है जो एनसीईआरटी क्लास 11 के, सॉरी एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी में ये मेंडल्स का लॉ दिया है, वहां से पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बनाया जा सकता था। पहला ऑप्शन है 3:1। ये जो रेशियो दिया, ये फिनोटिपिक रेशियो है। ये क्या है? ये फिनोटिपिक रेशियो है। ये फिनोटिपिक रेशियो किसका है? ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है फिनोटिपिक रेशियो।
ये भी सही ऑप्शन है। 1:2:1, ये जो ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है। ये जीनोटाइपिक रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही है, इसलिए ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा है कि फिनोटाइपिक रेशियो बताओ या जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। समझ में आ गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी में जो रेशियो दिया है 9:3:3:1, ये भी एक फिनोटाइपिक रेशियो है। किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो है। समझ में आ रहा है कितना बढ़िया सवाल पूछा है। तो ये सवाल बनाया जा सकता था सवाल को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग, इसलिए आप लोग इन सभी कंसेप्ट्स को, मेंडल्स का लॉ, उनका रेशियो पढ़िए। सवाल अब पूछे जाएंगे बीपीएससी का। 6 to 10 का साइंस अब एक रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया है, बीपीएससी उस रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकल चुका है और कह रहा है कि एनसीईआरटी क्लास 11 का भी किताब पढ़िए, 12th का भी किताब पढ़िए बायोलॉजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने एक सवाल पूछ दिया है, विटामिन B12 के बारे में कौन सा ऑप्शन सत्य है। अब ज़्यादातर लोग विटामिन B12 से लोग क्या पढ़ते हैं कि विटामिन B12 के कमी से कौन सा बीमारी होता है, यही ज़्यादातर लोगों को पढ़ाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ाया जाता है कि इनके कि विटामिन B12 में कौन सा एटम पाया जाता है, ये भी पढ़ाया जाता है। बट इन्होंने पूछा क्या है कि इसको कॉमनली क्या कहते हैं। तो विटामिन B12 का कॉमन नेम है कोबालामाइन। कोबालामाइन याद रखिएगा। दूसरा देखिए, इट इज कंपोज ऑफ कोबाल्ट एटम, यह भी ऑप्शन सही है। पर तीसरा देख लीजिए, अब कोरिन रिंग से मिलकर बना हुआ है, कौन पढ़ता है भाई? विटामिन B12 का जो स्ट्रक्चर, उसमें कोरिन रिंग पाएगा। इतना डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहे हैं ये लोग, पूछ रहे थे। ये भी सवाल तुक्का जो लगाया होगा 1 2 में तुक्का लगा लिया होगा, सी में फंस गया होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर है इसका। इसलिए ए बी सी तीनों स्टेटमेंट इस सवाल का सही है। बट देखिए इस सवाल का स्तर क्या उन्होंने रखा था। तो इस प्रकार का सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, इन्होंने एक सवाल पूछा है, एक स्ट्रक्चर दे दिया है। स्ट्रक्चर देकर पूछता है कि इस स्ट्रक्चर को पहचानिए। अगेन ये क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी की किताब से पूछा गया है। और ये है एक नाइट्रोजेनस बेस होता है, नाइट्रोजेनस बेस होता है। आप लोगों ने डीएनए पढ़ा हुआ, डीएनए में नाइट्रोजेनस बेस होते हैं। कौन कौन सा? डीएनए में नाइट्रोजेनस बेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोडिन, ग्वानोसिन। ये 4 बेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, थाइमिडिन, साइटिडिन, ग्वानोसिन। समझ में आ गया। एक होता है आरएनए में। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में एडेनिन, थाइमिन की जगह होता है यूरिडिन, साइटिडिन, ग्वानिन। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पूछा है यूरासिल का, यूरासिल का। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इन नाइट्रोजन बेस पेयर को 2 भाग में बांटा गया है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डबल रिंग होता है, डबल मेम्ब्रेन रिंग होता है, यानी 2 रिंग होगा, 2 रिंग होगा। अब पायरिमिडिन में सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग होता है, ठीक है। अब पायरिमिडिन में कौन सा बेस आएगा? थाइमिडिन ये आएगा, यूरिडिन ये आएगा, साइटिडिन ये आएगा। प्यूरिन्स में क्या आएगा? एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन ये 2 आएगा प्यूरिन्स में। पायरिमिडिन में 3 आएगा, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन। ये स्ट्रक्चर क्या है? एक रिंग का बना हुआ है। तो 100% क्या होगा आपका? एडेनिन तो हो ही नहीं सकता है, या तो यूरिडिन होगा, या साइटोडिन होगा, या थाइमिडिन होगा। तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए, एक CO बॉन्डिंग, एक CO फंक्शन ग्रुप यहाँ है, एक CO फंक्शन ग्रुप यहाँ है। ये यूरासिल का होता है फंक्शन ग्रुप, ठीक है।
थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप होता है, थायमिन में एक मिथाइल ग्रुप होता है। साइटोसिन में एक CO ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। इस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो इन सभी का स्ट्रक्चर दिया है क्लास 12 के NCERT किताब में, जाकर रट लीजिए। हो ना हो अगली बार स्ट्रक्चर बदल के पूछते सवाल। समझ में आ गया? इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द ब्लड। सबको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। और एंड इज कंटेनिंग कंपाउंड, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा आइटम इसमें पाया जाता है? तो ये लोगों को पढ़ाया जाता है, सबको पता है, ये आसान सवाल से बन सकता था। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये सबको पता है। अब देखिए कॉपर कहाँ पाया जाएगा? इसी तरह तो कॉपर पाया जाता है, लिख लीजिए कॉपी में, हीमोसाइनिन में पाया जाता है। हीमोसाइनिन एक बायोमोलिक्यूल है जो आर्थ्रोपोडा के ब्लड में पाया जाता है, और ये हीमोसाइनिन उनके ब्लड को ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर। यह याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हो ना हो कहीं पूछ दे सवाल। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। बस इतना ही याद रखना है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब कल को क्लोरोफिल के बारे में उठा के पूछ दे डिटेल में, तो ये भाई अब BPSC के क्या कुछ कर ही नहीं सकता है। जिंक कहाँ पाया जाता है? तो एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, इसी में पाया जाता है क्या? जिंक। और अब जानते हैं करता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से जोड़ देता है और जोड़ करके बाइकार्बोनेट बनाता है। ये एक बफर हो गया जो रेस्पिरेशन में काम होता है, याद रख लीजिएगा। और आयरन तो इसका जवाब है, हुआ हीमोग्लोबिन का। तो ये सवाल बनाया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल एसर्शन रीजन का सवाल है। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब होता है वाटर प्लस आयन को बोलते हैं सैप। ट्रांसपायरेशन सैप के चढ़ने में मदद करता है। यानी ये सवाल एक चैप्टर है क्लास 11 के बायोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसी का कंसेप्ट है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है समझ लीजिए। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि पौधा जो है ये वाटर को लॉस करता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। यही तो कंसेप्ट है इसका। वाटर वेपर के फॉर्म में जब वाटर को लॉस करेगा तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो जब ट्रांसपायरेशन सैप को चढ़ने में भी मदद करता है, इसलिए रीजन इसका असर्शन सही है। क्यों मदद करता है? ट्रांसपायरेशन करता क्या है? लिखा है कि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट। नहीं, समझिए बात को। ये प्लांट है, नीचे इसका जड़ होगा। जब ट्रांसपायरेशन होगा, पानी का कमी होगा, तो पानी की कमी होने से क्या होता है, इस जाइलम में भी एक प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जाइलम में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये जाइलम में जब पानी की कमी होगी, तो ये जाइलम में जब पानी की कमी हो जाएगा, तो यहाँ जो जाइलम है, ये जाइलम करता क्या है, जब पानी की कमी होगा तो ये रूट से, यहाँ रूट है, रूट से पानी जाइलम खींचेगा ऊपर की तरफ, तो रूट में पानी की कमी हो जाएगा। तो पानी की कमी होने से होता क्या है कि रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर रूट का घट जाएगा, तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए रीजन क्या है? गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। ये भी बहुत डीप पूछा गया है। एनसीईआरटी किताब को पढ़िएगा तो डायरेक्ट इसका जवाब नहीं मिलेगा, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगेन इस सवाल को बहुत डीपली पूछा गया है, इस सवाल को बहुत लोग छोड़ भी दिए होंगे। समझ गए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में एक सवाल पूछा है कि इसमें ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिक पाथवे है। करता क्या है भाई? ये ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, माइंड नहीं कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को ये
ग्लाइकोलिसिस तोड़ के वहां से एनर्जी निकालता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है। अगेन एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया है ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है। तीसरी बात, ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी बात, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये तीन बात, ये 4 पॉइंट आपका होना चाहिए, याद होना चाहिए। इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, गलत है। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, 100% सही है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, लिख लीजिएगा, टीसीए साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल चलता है। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट, गलत है। जब ग्लूकोज को तोड़ेगा ग्लाइकोलिटिक पाथवे में तो बनाता है पायरुविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। यही पायरुविक एसिड जब टीसीए साइकिल में जाता है, टीसीए साइकिल में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तब यहां पर पायरुविक एसिड टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझ गए? तो डायरेक्टली CO2 ये ग्लाइकोलिसिस नहीं बना सकता। ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया उन्होंने ऑप्शन को सेट किया है। थोड़ा डीपली साइंस को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर सवाल बन पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल पूछा है, जेनेटिक्स के फादर कौन है? ये सवाल तो कितनी बार बीपीएससी पूछ चुका है अपने प्रीवियस पेपर में। तो जेनेटिक्स के फादर है, सबको जानता है, ग्रेगर मेंडल। ये सवाल तो मुझे लगता है सारे लोग बना लिए होंगे। आइए बाकी ABC ऑप्शन को जांचते हैं, ये लोग करता क्या है। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दिया था। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कॉपी में लिखते रहिए। थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था। ड्रोसोफिला पर काम किया था। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किए थे थॉमस हंट मॉर्गन। कॉपी में लिख लीजिए। ये सब सवाल प्रोबेबल है, आ सकता है 72 बीपीएससी में, आ सकता है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो मैंने आपको ABC तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया। आशा करता हूं चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन प्लांट से सवाल पूछा है कि वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच टिश्यू। कितनी बार सवाल पूछा है बीपीएससी से, कोई जवाब नहीं है। जाइलम इसका सही उत्तर होगा, सबने दिया हुआ। जाइलम करता क्या है? वाटर प्लस आयंस, इसको ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां फूड बनता है वहां से उठा करके उन जगह पर भेजेगा जहां फूड नहीं बनता है, यानी सोर्स टू सिंक। कोर्टेक्स करता क्या है? तो कोर्टेक्स फूड को स्टोर करता है, फूड स्टोरेज। ठीक है। कैम्बियम क्या करता है? कैम्बियम, तो कैम्बियम आपका सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है। प्लांट का जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जैसे कि इसके मोटापा में बढ़ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम में काम होता है। तो मैंने ऑप्शन ए तो सही है, बाकी ऑप्शंस का मैंने आपको डिटेल बता दिया। आशा करता हूं चीजों को समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछा है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यानी फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है सोर्स टू सिंक में, उस ट्रांसपोर्ट को करने में बहुत सारा लोगों ने अपना 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 सिद्धांत दिया। उसमें एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस सिद्धांत। ये एनसीईआरटी क्लास 11 में एकदम रूबरू दिया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा। उसी पर सवाल पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करता है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को। हिंदी वाले यहां से पढ़ लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या है। तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यहां एक सोर्स है, और यहां एक सिंक है। क्या है? सिंक।
सोर्स पर, ये फ्लोएम की बात कर रहा हूं, फ्लोएम में, सोर्स में क्या करते हैं, सोर्स में सुक्रोज यानी फूड, सोर्स में सुक्रोज यानी फूड का लोडिंग करते हैं, लोडिंग वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यहां पर लोडिंग करते हैं, लोड। जैसे ही फूड को सोर्स के पास लोड कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पानी, यहां पर एक हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन बनेगा, क्योंकि सॉल्यूट यहां ज्यादा है, सुक्रोज यानी फूड ज्यादा है। अब इसको देख करके क्या होगा, बगल से पानी आएगा वाया जाइलम, जाइलम इसमें पानी भरेगा, जैसे ही पानी भरेगा इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और सिंक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर या पोटेंशियल है ये कम रहता है। नतीजा क्या होगा, ये फूड सोर्स टू सिंक मूव करेंगे, सोर्स टू सिंक मूव करेंगे, सिंक में जाएंगे और यहां पर अपने फूड को क्या करेंगे, अनलोडिंग कर देंगे, अनलोडिंग करेंगे, यहां पर भर देंगे फूड को। जैसे फूड को अनलोडिंग कर दिए, भर दिए, और यहां से पानी बाहर निकल जाता है। यानी देखा जाए तो यहां पर एक प्रकार का ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर या पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर का यहां पर डिफरेंस आया, सोर्स में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सिंक में कम है, तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम ऑस्मोटिक प्रेशर में फूड का ट्रांसपोर्ट हुआ। ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का। तो ऑप्शन ए इसी बात को कहता है, ऑप्शन ए 100% सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली थ्रू जाइलम, वाटर जाइलम के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ये जरूरी है, बट ये सेकेंडरी फैक्टर है, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। ऑप्शन सी कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर फ्रॉम सिंक टू सोर्स, नहीं, अभी मैंने क्या बताया, सोर्स टू सिंक जाता है, सिंक टू सोर्स नहीं जाता, उल्टा कैसे चल जाएगा। ऑप्शन सी गलत है, ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेविटी, गलत, ग्रेविटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल अब बीपीएससी पूछ रहा है, डीपली पूछ रहा है, इसलिए आपको एनसीईआरटी के एक लाइन पढ़ना होगा, तभी सवाल ऐसा बना पाइएगा, तभी एक अच्छा रैंक आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसने दिया था भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत लोगों ने मॉडल दिया। इसमें एक मॉडल था जो अब बहुत फेमस मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके तहत क्या है कि लिपिड का एक बाइलेयर होता है, लिपिड का ये लिपिड है, ये लिपिड है, इसका बाइलेयर है, यहां पर प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन लिपिड के बाइलेयर के बीच में मूव करता रहता है। इस कंसेप्ट को दिए थे सैंगर एंड निकोलसन साहब ने दिए थे, सैंगर एंड निकोलसन साहब ने इस कंसेप्ट को दिया था। ये तो सब लोग पढ़ाता ही होगा, याद कर लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्टसन भी थे, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन नहीं, यूनिट मेम्ब्रेन का कंसेप्ट दिया था रॉबर्टसन ने। वाटसन क्रिक ने क्या दिया था, इसके पीछे वाले एक दो क्वेश्चन के पहले मैं बता चुका। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का डिस्कवरी किया था, सेल का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, कॉपी में लिख ली थी। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगेन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जेनेटिक्स पर, सवाल को ध्यान से सुनिए, 4 ऑप्शन को पढ़ता हूं मैं। मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका था पहले क्वेश्चन में, तो ये सही ऑप्शन है कि मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, 100% सही है। अब 1 ऑप्शन सही है तो नीचे ये काट लेते हैं, कहां कहां 1 है उसको बचा लेते हैं। डी में 2, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो 1 तो सही है, डी में क्या है 2 3 4, तो ये डी गलत होगा। सी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, क्योंकि सब में 1 दिया हुआ है। ऑप्शन 2 क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच गैमेट रिसीव्स 2 एलील्स फॉर अ ट्रेड, ये गलत स्टेटमेंट है। याद रखिएगा
कि मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, टॉल, लंबा आदमी है, तो किसी भी टॉल टॉल छोड़ दीजिए, हाइट की बात करते हैं। हाइट, हाइट ऊंचाई, किसी की ऊंचाई एक गुण है, किसी की ऊंचाई एक ट्रेट है। तो किसी भी एक ट्रेट के लिए हमारे पास दो एलील्स होता है, दो एलील। हाइट है तो हाइट में हो सकता है टॉल भी हो और ड्वार्फ भी हो। तो कैपिटल टी एक एलील्स हो गया और दूसरा एलील्स स्मॉल टी होता है। दो एलील होता है एक कैरेक्टर का, ठीक है। जब ये सेग्रीगेट करेगा, सेग्रीगेट करेगा तो इससे बनेगा गैमेट। जब गैमेट बनता है तो इस गैमेट में क्या होगा, इस दो एलील में से कोई एक ही एलील गैमेट में जाएगा, या तो टी में जाए, या तो कैपिटल टी जाए, या स्मॉल टी जाए। दोनों एलील गैमेट में, एक ही गैमेट में दोनों एलील कभी नहीं जाता है, कोई एक एलील जाएगा। इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वह गलत है। तो ऑप्शन 2 कहाँ है, यहाँ है, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब F2 फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो ये 3:1 आता है। ये ऑप्शन थर्ड सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जब F2 जनरेशन में निकालिएगा रेशियो तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1, इसलिए ऑप्शन थर्ड सही है। तो 1 यहाँ भी, थर्ड यहाँ भी है। अब फोर्थ को देखते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क्स ओनली फॉर ट्रेट्स एंड डिफरेंट क्रोमोसोम, 100% सही है। जब तक एलील, जब तक ट्रेट्स का एलील या ट्रेट्स अलग अलग क्रोमोसोम पर है तभी ये लॉ काम करता है, क्योंकि अगर एक ही क्रोमोसोम पर आ जाएगा तो वे ट्रेट आपस में ही जुड़ जाएंगे, लिंकेज दिखाएंगे, लिंकेज। और लिंकेज की वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करेगा। इस ऑप्शन 4 भी सही है। तो 1, 3 और 4 तीनों ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अंदर घुस करके इस सवाल को सेट किया है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अंदर जाकर के। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल पूछा है टेम्परोरी पैरासाइट क्या होता है। तो टेम्परोरी पैरासाइट वैसे पैरासाइट होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए वह पैरासाइट कुछ समय के लिए बॉडी पर आएंगे और वहां से फिर चले जाते हैं। जैसे कि जुएं हो गया, हमारे बाद में जुएं होती है, ये आते हैं कुछ समय के लिए खाना खाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं टेम्परोरी पैरासाइट। इसका ऑप्शन सी है, विजिट होस्ट ओनली फॉर फीडिंग, सिर्फ खाना खाना और कुछ काम नहीं करना है। कंप्लीट लाइफ साइकिल करना है, नहीं। फ्री लिविंग बट बिकम पैरासिटिक इफ अपॉर्चुनिस्टिक, नहीं। लिव्स इन सर्विस ऑफ हॉस्पिटल, नहीं। सिर्फ खाना खाने के लिए बॉडी पे आते हैं फिर चले जाते हैं। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल पूछा है, वह कौन से साइंटिस्ट थे जो कि दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, बट जब उन्होंने किसी एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष निकाला तो वह निष्कर्ष वही निष्कर्ष था जो डार्विन साहब ने निकाला था, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, डार्विन साहब और रसेल वैलेस, इन दोनों साहब ने नेचुरल सिलेक्शन जो कि इवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दे रहे थे डार्विन साहब। और ठीक उसी समय रसल साहब भी कहीं पर थे, वे भी नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दे रहे थे। जब रसल साहब अपने निष्कर्ष पर पहुंचे तो पाए कि डार्विन साहब का, रसल साहब का निष्कर्ष एक ही निष्कर्ष था, इसलिए इसका उत्तर हो गया बी। मेंडल साहब क्या है, ये जेनेटिक्स के फादर हैं। जीन लमार्क ने स्पीसीज ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट दिया था। स्पीसीज ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे स्पीसीज अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका कंसेप्ट जीन लमार्क ने दिया था। हुगो डिबरी साहब ने म्यूटेशन की थ्योरी दिया था। म्यूटेशन की थ्योरी हुगो डिबरी साहब ने दिया था।
तो मैंने आपको चारों ऑप्शंस के बारे में बता दिया और करेक्ट आंसर भी बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में ये सारे पिगमेंट होते हैं, इन पिगमेंट में कौन सा पिगमेंट प्राइमरी पिगमेंट होता है? प्राइमरी पिगमेंट जो मुख्यतः फोटोसिंथेसिस को चलाने में काम करते हैं। ऑप्शन होगा इसका क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है जो मुख्यतः फोटोसिंथेसिस को चलाने में मदद करते हैं, सॉरी डायरेक्टली काम करते हैं। क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट होता है, सहायक पिगमेंट होते हैं, ये क्लोरोफिल ए को मदद करते हैं। जैंथोफिल भी आपका सहायता करता है, कैरोटीन भी सहायता करता है, लेकिन क्लोरोफिल ए डायरेक्ट काम करता है, इसलिए क्लोरोफिल ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल पूछा गया है, इंसेक्ट्स में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब ये तो कोई पढ़ाता तो है नहीं क्लास में। इंसेक्ट्स में इंसेक्ट का जब मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जब इंसेक्ट्स डेवलपमेंट में जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, तो इसमें शुरू में बनता है लार्वा, लार्वा से ये ट्रांसफॉर्म होकर के एडल्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस इंसेक्ट्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी होगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी होता है। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले एग बनेगा, फिर लिम्फ होगा, लास्ट में एडल्ट बनता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको याद कर लीजिए कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में पहले एग बनेगा, फिर लिम्फ बनता है, लास्ट में एडल्ट बनता है। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्चुअल सवाल था। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आशा करता हूँ आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस को एंजॉय किए होंगे और सारे ऑप्शंस को समझे होंगे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी निकला होगा। ठीक है, तो फिर हम अगले लेक्चर में 14 अप्रैल को